एक महिला के अपने पति की गैर मौजूदगी में एक अन्य युवक से हो गए थे अवैध संबंध। अब वो हर रात अपने उस प्रेमी को अपने घर बुलाया करती और बुलाने के बाद रात को कमरे में बंद जब होते तो उसके बाद होती उनकी रंग रलियां। उन रंग रलियों में पता नहीं यह मामला कब से चल रहा था, लेकिन उनके कमरे से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकल कर आती, जिन आवाज़ों को सुनकर उस घर में मौजूद एक महिला, जो कि उस महिला की रिश्ते में सास लगती हैं, वो उस घर में मौजूद होती। वो रात को जब उन आवाज़ों को सुनती तो बिल्कुल डर जाती, सिर जाती कि वाकई में क्या हो रहा है इस घर में। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो उठकर जाकर देखें कि वाकई में उस बहू के कमरे में क्या हो रहा है, और बस इसी बात के डर से वो चुपचाप अपने कमरे में ही बनी रहती। दोस्तों, एक दिन उस महिला से बिल्कुल भी नहीं रहा गया। वो चुपचाप से खड़ी होती हैं और धीरे धीरे जाती हैं अपनी बहू के कमरे की ओर, और अचानक ही वहाँ पर बनी हुई उस विंडो से जैसे ही वो झांक कर देखती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वह महिला वहीं पर गस खाकर गिर जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उस बहू को पता चलता है कि बाहर कोई है, उसके बाद होता है एक कितना भयानक कांड, जिसको जानकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे कि वाकई में एक महिला अपने अवैध संबंध को छुपाने के लिए इतना बुरा कांड भी कर सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की ओर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है पटना, बिहार से। दोस्तों, यहाँ के ग्रामीण एक एरिए में एक महिला रहती है। वह महिला करीब 56 साल की है। उस महिला का नाम राजवती है। राजवती अपने घर में अपने बेटा बहू के साथ रहती है। उनके पति की करीब 6 साल पहले मौत हो चुकी है एक गंभीर बीमारी के कारण। वे अपने घर में अपने इकलौते बेटे के साथ बड़े ही अच्छे ढंग से रह रही होती हैं। दोस्तों, एक दिन पुलिस को खबर मिलती है कि ये जो राजवती नाम की महिला है, यह उनके घर में मृत पाई गई है। यानी कि उनके मृत पाने में क्या वजह रही है, यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन उस समय घर पर कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय उसकी बहू के। यानी कि उस राजवती के बेटे की शादी हो चुकी है। उनके बेटे का नाम अशोक होता है और अशोक की शादी जो होती है वो मंजू से होती है। मंजू, जो कि मात्र 26 साल की एक बिल्कुल नव युवती हैं, उनकी शादी अशोक से हुई थी। और अशोक करीब 2 महीने रहने के बाद अपने घर बिहार में वह वापस लौट आता है दिल्ली में, और दिल्ली में राजमिस्त्री का काम किया करता है। यहाँ पर वो एक फैक्ट्री के निर्माण में लगे हुए हैं। उसके साथ उसके रिश्तेदार और परिवार के और भी जो लोग हैं वो सब काम करते हैं। यहाँ पर घर पे उन्होंने अपनी पत्नी मंजू को और अपनी माँ राजवती को छोड़ रखा है, और अक्सर जैसे उनको पैसे मिलते हैं वो उन पैसों को अपने घर पटना, बिहार में पहुंचा देते हैं। दोस्तों, जैसे ही अशोक को पता चला कि उसकी जो माँ है, उनकी माँ की किसी ने हत्या कर दिया, और ये हत्या ऐसे ही नहीं गोली मार कर करी है। और तो और राजवती के कमरे में काफ़ी सामान बिखरा हुआ पड़ा है, शायद जिससे ऐसा प्रतीत हो कि किसी ने इस कमरे में आकर लूटपाट की कोशिश करी हो, और जब राजपति ने उसका विरोध किया हो तब राजवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई हो। बस अब पुलिस इस मामले को इसी तरीके से अपने पन्नों में लिखती है और कहती है कि हाँ, जरूर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने इस महिला की हत्या की होगी। बस अब पुलिस इस एंगल से वहाँ पर खोजबीन शुरू कर देती है। दोस्तों, देखते देखते वह अशोक भी वहीं अपने घर में आ पहुँचता है, और आने के बाद अब उसकी माँ का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार करने से पूर्व उनकी माँ का जो पोस्टमार्टम होता है, उस पोस्टमार्टम के दौरान यह बात पता चली कि यहाँ इस महिला के गले घोटने की भी कोशिश की गई है। साथ ही साथ इसके
जो गोली मारकर जो हत्या की गई है वहीं पास में ही यहाँ पर 2 देसी कट्टे के खोखे भी मिले, यानी कि गोलियों के खोखे मिले हैं। यानी कि यहाँ पर इस महिला को 2 गोलियां भी मारी गई हैं, वह भी देसी कट्टे से। दोस्तों, अशोक अपनी मां का अंतिम संस्कार तो कर देता है, लेकिन पुलिस अब यहाँ खोजबीन में जुटी हुई है कि आखिर वह व्यक्ति कौन रहा होगा जिसने इस भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया है। दोस्तों, अब पुलिस की जो छानबीन है वह अब आगे बढ़ चुकी होती है। इसी छानबीन के दौरान पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है। पुलिस भी अपने हाथों पर हाथ रखकर ऐसे बैठी है जैसे उसको कोई भी सुराग नजर नहीं आ रहा हो। अशोक जब पुलिस के पास जाते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं कि आप ऐसे हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, आपको कोई ना कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा, लेकिन पुलिस साफ मना कर देती कि उनके पास ऐसा कोई भी घटना सुराग या कोई बात नहीं है। इस घटना में जरूर कोई ना कोई राज होगा और हो सकता है यह राज तुम्हारे ही परिवार से चला हो। तुम हो कौन और करते क्या हो? तो यहाँ पर अशोक बताते हैं कि वो अशोक है और पिछले 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी और वह करीब 2 महीने अपने घर पर रहकर गया था अपनी पत्नी मंजू के साथ। उसके बाद वह दिल्ली चला गया जहाँ पर उनकी काम चला हुआ था राजमिस्त्री का। वो लोग एक फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं। बस अब पुलिस को सीधी अशोक को अपने साथ लेती है और सीधी पहुंच जाती है उसके घर पर। घर पर मौजूद होती हैं अशोक की पत्नी मंजू। अब मंजू से पुलिस पूछताछ करने के बारे में आगे बढ़ती है और पुलिस से और मंजू से पूछा जाता है कि मंजू, तुम क्या जानती हो इन राजवती जो तुम्हारी सास थी इनके मर्डर के बारे में? यहाँ पर मंजू कोई खास जवाब नहीं दे पाती है। वह घूंघट में होती है और घूंघट में से ही कई हाथ हिलाकर कहती है कि उसको कुछ भी नहीं पता है। उसने जब गोलियों की चलने की आवाज़ सुनी तभी वह उसकी आंख नींद से खुली और उसने भागकर जब देखा तो यहाँ पर 2 व्यक्ति मौजूद थे। उन लोगों के हाथ में कट्टे थे और लेकिन वो लोग घर से दीवार को फांदकर भाग रहे थे। इतनी बात कहती है मंजू और मंजू चुप हो जाती है। लेकिन पुलिस को जब मंजू के लहजे से मालूम चल रहा था ऐसा कि मंजू बातों को कह तो रही है लेकिन ये बातें बनी बनाई सी हैं, यानी कि बनावटी बातें हैं। इस बात पर पुलिस अब गौर करती है और पुलिस अब अपने साथ जो महिला पुलिसकर्मियों को साथ लेकर आई है उनमें से 2 महिलाओं को इशारा किया जाता है। वो अब मंजू को पकड़ती हैं और उठाकर गाड़ी में बिठाती हैं और कहती हैं कि उनको पूछताछ करनी है पुलिस थाने में। वहां जाकर ही पता चलेगा कि वाकई में मंजू सच बोल रही है या झूठ। मंजू को अब पुलिस थाने लाया जाता है। मंजू को जब पुलिस थाने लाया गया और मंजू से जब पुलिस अपने अंदाज में खबर लेती यानी कि पूछताछ करती है तो यहाँ पर मंजू ने अपना सारा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। मंजू ने पुलिस को बताया कि उसका एक प्रेमी है जिसका नाम रंजीत है। वह रंजीत अक्सर उसके घर आया करता। जब उसकी शादी अशोक से हो गई तब भी रंजीत ने उसके घर आना नहीं छोड़ा। वह अशोक के दिल्ली जाने के बाद उसके तो कहानी बहुत अच्छी हो गई थी। अब तो वह हर रात आता मंजू के पास और मंजू के साथ उसके कमरे में रंग रलियां मनाया करता। दोस्तों, इस सभी घटनाओं को वह जो राजवती यानी कि मंजू की जो सास है वो देख रही होती हैं और उनके इस प्रकार से उनको रंगे हाथों पकड़े जाने पर अब उस रंजीत को और मंजू को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। बस उसी रात जब वो गस खाकर यानी कि बेहोश होकर नीचे गिरी राजवती तो तुरंत ये लोग कमरे से बाहर निकल कर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने राजवती के गले को घोट दिया। गले के घुट जाने पर राजवती की वहीं मौत हो गई। दोस्तों, इस हत्या को एक लूटपाट का मामला घोषित करने के लिए यहाँ पर रंजीत ने अपने पास मौजूद जो देसी कट्टा है वहाँ से 2 गोलियां भी चलाई राजवती के पेट पर और फिर राजवती के कमरे में जाकर उनके सामान में जो फेरबदल कर दी यानी कि ऐसा लगा जिससे कि वहाँ पर किसी ने लूटपाट की हो। और फिर इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद रंजीत वहाँ से भाग गया। मंजू की निशानदेही पर रंजीत को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और अब रंजीत और मंजू दोनों सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, क्या यह अवैध संबंध सही था
क्या इस प्रकार से मंजू ने अपनी सास की हत्या की, क्या यह सही था? आप लोग अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो तो आप लोग हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।